स्वागत है आपका खबर हिमाचल से में और मैं हूं आपके साथ शिवानी। स्वागत करती हूं आज के हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मेरा समाज मेरा दायित्व। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि मेरा समाज मेरा दायित्व, हर किसी का अपने समाज के प्रति अपना अपना दायित्व रहता है। तो इसी विषय के साथ आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं समाज सेवी मान सिंह ठाकुर जी। पहले भी कई बार ये हमारे चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू हो चुके हैं और कई समस्याओं को जो है वो यहाँ पर उठा चुके हैं, जिनका कई बार समाधान भी किया जा चुका है। तो आज हम इनसे फिर से एक बार रूबरू हुए हैं और इनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे पहले तो सर मैं ये चाहूंगी कि आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मेरा नाम मान सिंह ठाकुर है। मैं शहर चंबा सुराड़ा मल्ला का निवासी हूँ। मैं एक रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। मैं 2007 में रिटायर हो गया। मेरी एज तो ऐसे अलाउ नहीं करती है, लेकिन मुझे जब मैं कॉलेज के ज़माने में पढ़ता था तो सेकंड ईयर में मैंने एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पंक्ति मुझे याद आ गई है कि वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, promise to keep, a mile to go before I sleep, mile to go before I sleep। मैं सोने से पहले, सोने का अर्थ होता है यहाँ पर कि मतलब कब्र में, ग्रेवयार्ड में सोने से पहले अपने समाज के लिए कुछ करना चाहता हूँ, आवाज़ उठाना चाहता हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि जो आवाज़ उठती है वो मरती नहीं है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी उसका इम्प्लीमेंटेशन होता है। तो मैं अपने एंकर मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जिस टॉपिक के ऊपर मेरे से सवाल करेंगे मैं उनका आंसर दूंगा और ठीक तरीके से आंसर दूंगा, उनकी उम्मीद पे अच्छा उतरूंगा। जी सर, तो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले तो सर, जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो चुनावी दौर शुरू हो चुका है। तो मेरा पहला प्रश्न आपसे यही रहेगा कि जैसे कि चुनाव हिमाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि जो भी मतलब पार्टी आती है ना, जो पार्टी रूलिंग आती है, वो जो वोट मांगती है अपने काम के ऊपर मांगती है। तो अगर आप ऐसे इधर उधर की बात फेंकेंगे तो वोटर जो है वो वोट नहीं देते हैं। तो मेरे को तो ऐसा है कि सरफेस के ऊपर तो कोई काम लगता नहीं है। तो इसलिए मतलब जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, अनएम्प्लॉयड बच्चे हैं, महंगाई से त्रस्त पब्लिक है, वो डिसाइसिव वोट देंगे, ये मेरा मानना है। तो जैसा कि सर हमारा जो कार्यक्रम है मेरा समाज मेरा दायित्व है, तो हमारे समाज में कई तरह के ऐसी समस्याएं हैं जो कि देखने को मिलती हैं। तो सबसे बड़ी समस्या जो है हमारे समाज की वो है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की। तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि हम अब इस समस्या को दूर करने के लिए किस तरह से हमें कदम उठाने चाहिए? वैसे तो बेरोजगारी की समस्या जो नेशनल लेवल के ऊपर बड़ी विकराल समस्या है। अभी हाल ही में 15-20 दिन पहले एक इंटरनेशनल लेबर ब्यूरो की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने बताया था कि 83% जो एजुकेटेड बच्चे हैं 22 ईयर से लेकर 35 ईयर तक वो बेरोजगार है। उन्होंने उससे 35 से जो ऊपर है उन्होंने तो उम्मीद छोड़ दी है। इसका मेन रीज़न है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है वो जैसे प्राइवेटाइजेशन कर रही है, वहाँ उससे भी एक विकराल समस्या है। दूसरी हिमाचल में ऐसा कि कई सालों से जो है मतलब शिक्षा विभाग में जो एंट्री होती है, जैसे हमारी संविधान में एक प्रावधान है कि जो भी नियुक्ति होगी वो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड या सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड के माध्यम से होगी। लेकिन यहाँ इन्होंने बैकडोर एंट्री कर रखी है। कभी वॉलंटियर को रखते हैं, कभी विद्यापास को रखते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट को रखते हैं और विदाउट इंटरव्यू और थोड़े टाइम के बाद उनको रेगुलर कर देते हैं। अभी जो है कॉन्ट्रैक्ट जो आउटसोर्सेज में रखे हुए उन्होंने भी अपने चेते को रखा है विदाउट इंटरव्यू और उनको भी उनको नौकरी में लगाएंगे। तो और इसके बाद यही है कि जो अभी कोई जो कॉन्ट्रैक्ट की आउटसोर्सेज की है, कोई R&P रूल, रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन रूल के फ्रेम नहीं हुए, इससे फेवरेटिज्म होता है। और मैं कई माध्यम से आपके चैनल के माध्यम से एक बार बोला था कि ये मतलब इसका कोई सॉलिड रूल बनाया जाए। तो मैं अभी जो हिमाचल की सरकार है उनसे अनुरोध करूंगा कि इस समस्या को देखे और किसी इसके बारे में कोई रूलिंग बनाए।
अभी सेंटर में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं, ऐसा कुछ लगता है कि मतलब थोड़ा चेंज आएगा। तो मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा जो हमारे चंबा के प्रत्याशी जाएंगे लोकसभा में कि वो भी इस समस्या को समाधान करे। दूसरा, चंबा में पर्टिकुलरली चंबा में बहुत ही अनएम्प्लॉयमेंट है, जैसे कुल्लू मनाली में, कांगड़ा में है, वहाँ इको टूरिज्म का बड़ा सुधार हुआ, वहाँ से लोग बच्चों को नौकरी रोजगार मिल जाता है। लेकिन चंबा में ऐसा कुछ नहीं है। इसका कारण ही है कि जो भी अच्छा नेता कोई 4 पैसे या कोई ब्यूरोक्रेट कमा लेता वो चंबा में सेटल नहीं होता है। उसने पहले ही अपना इंतजाम कोई चंडीगढ़ में कर लिया, कोई शिमला में कर लिया, कोई दिल्ली में कर लिया, कोई। इसी वजह से हमारी आवाज़ जो है अच्छी जगह नहीं पहुंचती है, लोकसभा में नहीं पहुंचती है। तो ये चीज़ हमें लोगों को देखनी है। जी सर, तो अगला मुद्दा सर, जैसे कि मेन ये रहता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं, यहाँ पर अच्छी तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं जो है वो नहीं मिल पाती हैं लोगों को, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि आपने अभी हाल ही में मतलब एक इलेक्ट्रल बॉन्ड का वो पढ़ा, उन्होंने कहा कि फार्मास्यूटिकल जो है कंपनियां हैं उन्होंने 672 करोड़ रुपया का चंदा दिया, और इनके सैंपल जो मेडिकल स्टैंडर्ड के ऊपर ठीक नहीं उतरते थे मान के, उनको भी उन्होंने मतलब उसको पास कर दिया, और उनको मनमाने रेट पर जो है MRP जो है लिखने की इजाज़त दे दी है। तो एक तो सेंट्रल लेवल पे भी घोटाला हो रहे हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो MP जो हैं 129 MP है, उनके अपने हॉस्पिटल हैं, तो वो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल को थोड़ी करेंगे प्रोपोगेट। तो ये रीजन है। दूसरा ये हमारे चंबा के, खास के चंबा में कोई भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं, ऐसा नहीं खुड़ा। अभी एक मेडिकल कॉलेज खुड़ा है, इसका रिजल्ट 10 साल के बाद आएगा, अभी तो नील रिजल्ट है। हाँ जी, वहाँ बिलासपुर में अभी देख रहा हूँ कि नड्डा जी आ रहे हैं इधर। हाँ जी, यहाँ बड़े ताम जाम लगे हुए हैं जी। उधर उन्होंने एम्स अपने बिलासपुर में खोल दिया। बिलासपुर से शिमला 1.5 घंटे का रास्ता है, यहाँ से वहाँ PGI चंडीगढ़ का 1.5 घंटे का रास्ता है। चंबा से अगर आपने कहीं अच्छे हॉस्पिटल में पहुँचना हो तो चंडीगढ़ PGI चंडीगढ़ पहुँचना तो 4 घंटे लगते, पठानकोट के 6 घंटे लगते, चंडीगढ़ के तब तक तो जो पेशेंट होता है वो दम तोड़ देता है। तो चंबे के बारे में कुछ नहीं हुआ है जी। मैंने इस माध्यम से कई बार बोला कि जो हमारा ये लोकल हॉस्पिटल है, यहाँ पर जो मरीज हैं घंटा घंटा खड़े रहते हैं, अपनी बारी का इंतजार करते हैं। हमने कई बार बोला कि इनको ना चेयर लगाओ, उसको खंबे जैसे पिलर जैसे लगाए हुए, एक डॉक्टर को 3 कैबिन दिए हुए हैं, ऐसे दिए, कभी एक कैबिन में बैठा था, कभी दूसरे में, उसको रेडिकेट करके। लेकिन हमारी आवाज़ नहीं पहुँचती है जी। तो ऐसा है कि सभी लोग उठे तभी आवाज़ पहुँचेगी, तभी ये कुछ ठीक होगा। और मतलब ना इसमें नेशनल लेवल, स्टेट लेवल की पॉलिसी बननी चाहिए, और अच्छे आदमी को हार के इसमें रोगी कल्याण समिति में ना मेंबर बनाना चाहिए, वो कोई विदाउट निष्पक्ष होके जो सुझाव दे सके। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है जी। अच्छे आदमी को नहीं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव नॉलेज रखते हैं उनको नहीं लेते, जो चापलूस फ्लैटर होते हैं उनको एक कमेटी में डाल दिया, दूसरी कमेटी में डाल दिया, उनके पास तो नॉलेज नहीं है। व्हाट दे विल डू बेटर टू द सोसाइटी। इसी से सोसाइटी बनती है। जो चैरिटी होती है हम घर से शुरू होती है। चैरिटी बिगिंस फ्रॉम दी, और घर से समाज बनता है, समाज से देश बनता है। जब हमारा समाज घर ही ऐसा होगा तो देश क्या बनेगा? क्या भारत माता की जय क्या बोलेंगे? कौन बोलेंगे? भूखे पेट कोई जय नहीं बोलता है जी। सर, अगला सवाल मेरा आपसे महंगाई के ऊपर रहेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन जो है वो महंगाई जो है वो आसमान छू रही है। महंगाई के गरीब आदमी के लिए जो है वो एक चीज लेना भी बहुत मुश्किल हो गया है। तो इस बारे में क्या कहना है? देखो, महंगाई और मतलब अनएम्प्लॉयमेंट एक कनेक्टेड इशू है। आज जो एक एम्प्लॉई है कॉन्ट्रैक्ट पे रखते हैं, आउटसोर्स, उसको 10,000 रुपया सैलरी मिलती है। 10,000 रुपये में तो गुजारा नहीं होता है। अगर कहीं उसकी पोस्टिंग शहर में हुई तो 3,000 का एक छोटा सा कमरा लेगा, तो वो फिर क्या खाएगा, क्या करेगा? 7,000 में, 7,000 में मंत्री संतरी को बोलो कि 7,000 में तुम गुजारा करो, 10,000 में कर सकते हैं। ये कनेक्टेड है इसका। उसके ऊपर है कि डीमोनेटाइजेशन जो हुई, उससे फ्लो ऑफ द करेंसी जो है खत्म हो गया है जी।
उससे करेंसी से उस फ्लो नहीं हुआ तो महंगाई बढ़ गई। जीएसटी में जैसे है कि उन्होंने ईटेबल चीज के ऊपर मतलब जीएसटी लगा दी, जैसे छाछ के ऊपर, दही के ऊपर, दूध के ऊपर, दाल के ऊपर, आटे के ऊपर, चावल के ऊपर जीएसटी लगा दी। ऐसा कई कंट्री में नहीं है। खाने की चीजें मानते हैं कि जीएसटी की वजह से महंगाई बिल्कुल जी ये तो अभी मैं पढ़ रहा था मैनिफेस्टो में कि हम जीएसटी में सुधार करेंगे, कांग्रेस के मैनिफेस्टो में। जीएसटी ये फुल ऑफ एरर, बहुत इसमें गलती है, ये हो ही नहीं सकता है जी। तो इससे कनेक्टेड है। और मतलब खाने की चीज पर फिर दूसरा है कि जो पढ़ाई की चीज है, कापी पेंसिल किताब, इसके ऊपर भी मतलब जीएसटी है। ये तो होता ही नहीं है पढ़ाई के ऊपर। तो ये दो मेन होते हैं कि अगर आपकी एजुकेशन ठीक है तो नेचुरली है कि वाइज सिटीजन पैदा होगा, वाइज सिटीजन होगा तो हर चीज ठीक तरीके से करेगा। तो ये जो है जीएसटी इज द मेन रिस्पॉन्सिबल। दूसरा जो इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कर दिया, सारे जो प्राइवेटाइजेशन में आता है, जो स्कीम नट होते हैं ना उनको देते हैं प्राइवेट को, कि ताकि वो ठीक मैनेजमेंट करके उसको ना प्रॉफिट में लाए। इन्होंने प्रॉफिटेबल जो इंस्टीट्यूशन थे वो दे दिए उनको ही। अब जैसे हम एयरपोर्ट में जाते हैं, पहले 100 रुपया उसकी एंट्री करते थे, टैक्सी में जाते हैं, अब 1100 रुपये लेते हैं। उसमें प्लेटफॉर्म में जाते हैं और रेलवे स्टेशन पे, हाँ जी, वहाँ 5 रुपये था, वहाँ भी 50 रुपया हो गया, हाँ जी। फिर वो हमारे को जो सीनियर सिटीजन है उनको 40% जो है 60 ऊपर जो होते हैं, मेल को 40% होती थी डिस्काउंट और फीमेल को 50%। वो बंद कर दिया, कोरोना में बंद कर दिया था। बाकी तो अपनी सुविधा ने कोरोना के बाद रिस्टोर कर दी, लेकिन हमारी सुविधा नहीं की। ये दीज और फैक्टर लीड्स टू द महंगाई। तो सर हम ये मान के चले कि अगर जीएसटी ना हो तो महंगाई में कुछ हद तक बिल्कुल हो गए। इसने जीएसटी ने छोटे जो दुकानदार है उनकी कमर तोड़ दी है। अब जो बड़े कारपोरेट सेक्टर है 20, 22, 28, 30 जो है वो बेनिफिट ले रहे हैं, बाकी सब खत्म हो गए। अब आप बाजार में जाइए, सारी दुकानें खाली पड़ी हुई हैं क्योंकि परचेजिंग पे नहीं है, फ्लो ऑफ करेंसी नहीं है। डिमोनेटाइजेशन की वजह से एक एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वो फ्लो ऑफ करेंसी नहीं है, तो लोगों की जेब में पैसा जाएगा तो मतलब खरीदेंगे किसी। दीज आर द रीजंस। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि देखने में आया कि कई जगहों पर ऑनलाइन जो है सर्विसेज वो शुरू की गई हैं लोगों की सुविधाओं के लिए, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये होनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैं दिल्ली में आम रहता हूँ, वहाँ पर ना उन्होंने 43 सर्विस जो ऑनलाइन कर दी, जिसका पहले हमें था 5,000 रुपया देना पड़ता था। वो जो ब्रोकर होते थे वो खड़े होते थे, उनके थ्रू उनकी जैसे किसी ने राशन कार्ड बनाना है, किसी ने अपना घर का एड्रेस चेंज करना है, वो सब ऑनलाइन हो गया। इवन ड्राइविंग जो है ऑनलाइन हो गई है। ड्राइविंग का वो जो कॉलेज स्कूल होते हैं वही दे देते हैं। तो हिमाचल में अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो मेरा जो प्रोजेक्ट सरकार है उनसे निवेदन है कि हिमाचल में ऐसा ऑनलाइन सर्विस करे ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि मतलब ना करप्शन का कोई चांस नहीं रहे। क्योंकि जो ब्यूरो जो एम्प्लॉई है, जो गरीब आदमी जाता है, उससे बगैर कुछ ये काम नहीं करते। जब ऑनलाइन होगा तो ऑनलाइन कर देंगे, अपने घर से बैठे जैसे हम करते हैं, दिल्ली में करते हैं। सर स्थानीय समस्याओं के बारे में क्या कहना? स्थानीय समस्या तो यह है कि चंबा में ऐसा है कि जो पिछली सरकार थी, कोई 8 महीने उनको एक टर्म को एक्सपायर होना रहा था, तो वो उसमें एक आदमी ने जो एक कोई कहा था आदमी, मैं नहीं जानता हूँ, उसने स्टे ले लिया उसका पार्किंग का। वो अभी तक 8 महीने हो चले गए, 1.5 साल ये हो गया, विकेट ही नहीं हुआ स्टे। एक छोटा सा ऑफिस था यहाँ पर पासपोर्ट का, वो पालमपुर चला गया शिफ्ट, पता नहीं क्या रीजन था। हम कई माध्यम से बोल चुके हैं कि ये इसको मतलब पार्किंग का समस्या को सुलझाओ, काम लगाओ, क्योंकि फंड्स है। फिर ये वो हमने उनको भी बोला कि ये पासपोर्ट का ऑफिस ले आओ। फिर हमने ये भी बोला कि जो नीचे से न्यू बस स्टैंड से पुराने बस स्टैंड को जो है वो रेगुलर बसेज नहीं चलती है, और टैक्सी वाले 200-250 का भी 300 भी लेते हैं, ऑड आवर में तो बड़े ही पैसे लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है। जो नीचे बस स्टैंड बना है वो पूरे स्टैंडर्ड का नहीं है, जो मतलब होता है स्टैंडर्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट का। तो जो 0 पॉइंट है वहाँ पर पता नहीं क्यों बंद कर दिया, क्योंकि वो थोड़े इंक्रोचमेंट की हुई है लोगों ने, उनको थोड़ा प्लीज करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए उसको उन्होंने पोस्टपोन कर दिया। तो दोबारा से डिमार्केशन करके वहाँ पर बस स्टैंड बनना चाहिए।
और 24 घंटे मतलब 5-5 मिनट के बाद शहर के लिए बस चलने चाहिए। ये कई दिनों से हम बोल रहे हैं, पर एक छोटी सी 4-5 सवारी की बस चलाई हुई है, उसमें थोड़ी मीट भी धो सकता है एनवायरमेंट। सर अगला सवाल ये कि आने वाले चुनावों में आप जो हमारे प्रदेश का युवा है उसे क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि सर कई ऐसे भी युवा होंगे जो कि पहली बार जो है वो अपने मत का प्रयोग करेंगे। वो ऐसी सरकार को चुने जो उनको एम्प्लॉयमेंट दे, जो उनका बेनिफिट करे, उनके लिए आगे कोई रोजगार की व्यवस्था करे, उसी को देंगे ना। जो ऐसे जो आश्वासन देते हैं कि हम ऐसे करेंगे, कि ऐसे नहीं होता। जब पेट भरा होता है ना, तभी सब काम होते हैं, तभी मतलब भक्ति भी, तभी पूजा भी ठीक लगती है। और सब कुछ जब पेट से भूखे होंगे तो कुछ नहीं अच्छा लगता है। नहीं तो आपने कभी 2-3 दिन भूखे रह के देखना, आपसे कोई बात करेगा तो आप चिड़चिड़े हो जाएंगे। तो ऐसे बोलेंगे, आप बोलेंगे कि भूखे पेट आप भजन करो, भूखे पेट माता जय माया, भारत माता की जय बोलो, नो बॉडी विल से। जब आप पूरे स्टैंडर्ड से देंगे, अपने सिटीजन को अच्छी फैसिलिटी देंगे, तो उसमें देशभक्ति भी जागृत होगी, भक्ति भी जागृत होगी। भूखे पेट कुछ नहीं हो सकती है। इन्होंने जो फौज है उसकी नौकरी 5 साल 4 की कर दी, 20-21 में अपने एमएलए को दे, सैलरी दे, तो करके गुजारा करके देखे। ये सारी पॉलिसी जो है, अगर अच्छे आदमी आएंगे हमारे लोकसभा में, विधानसभा में, पलटू राम नहीं आएंगे, तो तब भी ये सारी जो समस्या है इनके सुलझ सकती हैं। अगर पलटू राम आए तो वो तो बिक जाएंगे, थोड़ा सा पैसे लेके। तो इंटेग्रिटी बड़ी जरूरी है। हाँ जी, ये बात। तो आपके हिसाब से जो ये अग्निवीर योजना जो शुरू की गई, अग्निवीर योजना बिल्कुल बंद होना चाहिए। मैनिफेस्टो में उसने, राहुल गांधी ने अपने मैनिफेस्टो में दिया होगा कि मैं इस योजना को रेगुलर में करूंगा, रेगुलर जैसे पहले फौज में होती है। और कैंटीन सर्विस है और राशन सर्विस है, वो पहले रिस्टोर, जैसे रिस्टोर पहले थी वैसे रिस्टोर करूंगा। तो जिस कंट्री की जो बाउंड्री तभी सिक्योर होती है कि अगर उस कंट्री की सेना को ठीक फैसिलिटी दी जाए। हम पढ़ते थे नेपोलियन बोनापार्ट की जो सेना थी उसको सबसे ज्यादा सहूलतें थी, हिटलर की सेना को सबसे अलेक्जेंडर सिकंदर की सेना को मिलती थी। तो 21,000 में कौन लड़ेगा, वो तो दुश्मन के साथ मिल जाएंगे जाके। जी सर, पिछड़ेपन के टैग को लेकर क्या कहेंगे आप? पिछड़ापन तो ऐसा है कि अभी ऐसा है कि इसमें ना चंबा के लिए मतलब ना थोड़ी 2-4 इंडस्ट्रियां खुल जाए, इको टूरिज्म को बढ़ावा दे। हमारी बड़े ऊपर पास्टर लैंड है, बहुत लेवल पास्टर लैंड है, सैकड़ा मील 20-25 मील की है। जैसे कुल्लू मनाली में वहाँ पर स्ट्रक्चर बने, वैसे यहाँ भी स्ट्रक्चर बनना चाहिए, क्योंकि यहाँ तो डिप्राइव हो गया। चंबा में बजट एलोकेशन में भी हमारे साथ स्टेप ट्रीटमेंट होता है, समझी। तो हमारा कहाँ से तरक्की होनी है? आज मतलब 2005 से हम बैकवर्ड की लाइन में खड़े हुए हैं और कितने साल हो गए। तो ये आता है, वो दूसरे कहता है कि मैं सिकरी में जाऊँगा, सिकरी में। वो हमारे सांता जीते, वो 3 इलेक्शन है तो ऐसे ही सिकरी धार में जीत गए। अब उनका भांजा खड़ा हो गया, वो पता नहीं कौन धार में जाता है, मेरे को समझ नहीं जाता। सर अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि हमारे जो चंबा के सदर विधायक हैं जी, उनकी कार्य प्रणाली से आप क्या संतुष्ट हैं? मैंने पहले भी बोला है, वो 4-5 फ्लैटर चापलूसों से घिरे हुए हैं। और कई बार हमने मीटिंग में भी उनको बताया कि मतलब ना आप बोलते ये काम हुआ, ये काम हुआ, अभी सरफेस से ऊपर तो आया नहीं काम, हम नीचे थोड़ी देखेंगे सरफेस से नीचे जी है। जब आपसे ऊपर, ये तो मोदी वाली कहावत हमने वो किया कि वो नजर आ नहीं रहा, कहाँ किया, कहाँ का काम तो नजर नहीं आ रहा हमको है। तो ऐसे थोड़ी बोलने, थोड़ी करना पड़ता है, कथनी में और करनी में फर्क होता है जी। तो सर अगला सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारे जो जिला चंबा की जो समस्याएं हैं वो तो आपने बता दी, जैसे बेरोजगारी, स्वास्थ्य, इनके अलावा अगर आपकी नज़र में कोई मेन मुद्दा हो जो आप उठाना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से। हाँ, चंबा में जो म्यूनिसिपल कमेटी है ना, काउंसिल जो है ना जी, ये बड़ी निकम्मी है। ये जो अपने चेते जो होते हैं ना जिनके, उनके घर के आगे तो पेवर डाल देगी, मतलब सीमेंट डाल देगी, और लेकिन जो मतलब लिंक रोड है शहर की, उसमें मतलब खड्डे पड़े हुए हैं, बुरा हाल है, वो बड़ी बेकराल समस्या है। और रेडी फड़ी होने तो हमारा बुरा हाल कर दिए, चलना मुश्किल हो गया बाजार में। थोड़ा सा मुँह धुआई के लिए थोड़ा सा
वो उठा देते हैं रेहड़ियों को शाम को और उनको बोल देते हैं कि सुबह लगा लेंगे, सुबह फिर लग जाती है जी। ये मुंह दवाई करते हैं। मैंने एक नोट्स दिया था 133 CRPC का इसको SDM को, लेकिन वो उसके ऊपर बैठा हुआ है। इसको पता नहीं कि उसका जो करना वो कंप्लाई करना जरूरी होता नहीं, तो उसके ऊपर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग होगी। मैं अभी चुप हूँ कि मैं बोलता मैं थोड़ी सारा पूरा बनना हूँ। DC ने भी को 2 महीने के बाद कॉपी कर दी जी, कॉपी टू ऑल है जी कर दी, तो कुछ नहीं कर रहे हैं। अभी कल मैंने सुना कि कल उठाई थी रेडी, आज फिर लग गई जी, है जी। ये है। फिर चंबा चौहान है, वो पता नहीं क्या कर रहे थे, 20-25 आदमी कई दिनों से लगे हुए थे। वो खड्डे वैसे के वैसे हैं, मिंजर का सारा पैसा हड़प गए हैं जी। मिंजर का 3-4 करोड़ बनता है, वो सब हड़प गया है। RT लगानी, RT का जवाब नहीं देते हैं। अब पता नहीं क्या बात है, क्योंकि कल्ला आदमी नहीं लड़ सकता, अगर सभी जुड़े ना तभी लड़ सकते हैं। तो चंबा का तो बुरा हाल है, ना यहाँ कमेटी काम करती है ना कुछ काम करता, कुछ नहीं है चंबा के लिए जी। तो सर मैं आपसे अब एक अंतिम प्रश्न पूछना चाहूंगी कि जो भी हमारे जो प्रतिनिधि जो चुन के राज्यसभा में जाएंगे, हाँ जी, तो आप ऐसा कोई एक जो मुद्दा जो समस्या जो वहाँ पे उठाई जाए, हाँ। उसके बारे में कुछ बताइए। जब आएंगे ना इधर जीत के आएंगे तो हम उनको ना एक डिमांड चार्टर देंगे जी, है जी। हम अपने अगर हम पहले तो हम अपने MLA के थ्रू देंगे, एक एडवांस कॉपी भी कर देंगे उनको जी। फिर देखते हैं क्या होता है। अभी तो मतलब ऐसा है ना कि किसी को पहले ही क्रिटिसाइज करना अच्छा नहीं होता है, उसको पहले आजमाओ एक आधा साल कि करता है काम नहीं करता, तो फिर हम इसी चैनल से उनको भी क्रिटिसाइज करेंगे। और कहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे इस कार्यक्रम में जिसका नाम है मेरा समाज मेरा दायित्व। तो मैं भी आप सबका धन्यवाद करता हूँ। खैर हिमाचल के से बड़ा धन्यवाद दूँ कि मेरे को दूसरी बार इन्होंने बुलाया और मेरे को बोलने का मौका दिया। तो जैसा कि इन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से अपने अपने जो विचार हैं वो हमारे चैनल के माध्यम से आपसे रूबरू किए हैं, तो मैं भी आप सभी से विदा लेती हूँ और आपको यही बोलूँगी कि आने वाले चुनावों में आप सही प्रतिनिधि का चुनाव करें और अपने मत का प्रयोग करें और जुड़े रहें हमारे इस कार्यक्रम को और भी आगे ले जाने के लिए हमारे साथ खबर हिमाचल से में। तब तक के लिए नमस्कार।